Hello and welcome to all of you into my channel Blue Chip Finance. Please hit the subscribe button and press the bell icon if you think that these videos are beneficial for you. In this video we will discuss about the final accounts paper question 2010 for BCom 1 and this question and practice of this question or overall this video will be beneficial for intermediate students also, specifically for ICOM 1. Now let's start the question. So question is, the following balances appeared in the books of Sania on 31st December 2008. Once again, I am insisting you that you must understand the favorable balances. यहीं से आपको पूरे क्वेश्चन का आइडिया हो जाता है कि किधर कौन सी चीज़ प्लेस होगी। तो प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करें बजाय इसके कि क्वेश्चन को रटना शुरू कर दें। एक दफ़ा मतलब आप जिस वक्त वेरिएशन के साथ आप समझना शुरू कर देंगे, सीखना शुरू कर देंगे, तो आपको ऑलरेडी पता लगना शुरू हो जाएगा कि ये बैलेंस किधर जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट जितने भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो डेबिट साइड के ऊपर आते हैं डायरेक्ट नेचर के, और जितने भी सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मली यही दो चीज़ें होती हैं क्रेडिट साइड्स के ऊपर आए। तो ट्रेडिंग का प्रॉब्लम तो यहीं पे हल हो जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जितने भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर डायरेक्टली अपना हिस्सा नहीं लेते, उसके अंदर बहुत सारे जैसे एडवर्टाइजिंग है, जैसे मार्केटिंग है, फॉर एग्जांपल आप रेंट पे कर रहे हैं, तो ये इस तरह के एक्सपेंडिचर जितने भी हैं आप अगर गौर करें तो ये डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग चीज़ को बनाने के अंदर ये हिस्सा नहीं ले रहे होते, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स हैं। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड के ऊपर आते हैं। और जितने भी इनडायरेक्ट नेचर के रेवेन्यूज हैं, जो रेवेन्यूज सेल से हट के आपको मिल रहे हैं, वो आपके क्रेडिट साइड के ऊपर आएंगे। और पीछे एक ही चीज रह जाती है, और वो क्या, बैलेंस शीट। तो एसेट्स जितने भी हैं वो आपके एसेट साइड के ऊपर आ जाएंगे और लाइबिलिटीज आपकी लाइबिलिटीज में आ जाएंगी, एंड दैट्स इट। सो यहां से हम अभी देखना शुरू करते हैं कि क्या ये बात वाकई दुरुस्त है कि अगर आपको बैलेंसेस का और प्रॉपर प्लेसमेंट का अगर आपको आइडिया हो तो आपको क्वेश्चन शुरू से ही समझ आ जाता है। और वंस अगेन एक दफ़ा फिर मैं रिपीट करता हूं, पहले भी आई थिंक किसी वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमेशा तीनों के फॉर्मेट्स पहले बना लें। पेपर के अंदर तीनों के फॉर्मेट्स पहले प्रॉपर एक प्लेस छोड़ के आप तीनों के फॉर्मेट पहले से बना लें, ट्रेडिंग का भी, प्रॉफिट एंड लॉस का भी और बैलेंस शीट का भी। क्योंकि एंड के ऊपर अगर कोई मिस्टेक हो तो इतना टाइम नहीं होता कि हम क्वेश्चन को रिवर्स जाके पूरा देखना शुरू कर दें। और इकट्ठे बनाने का क्या, उसका फायदा ये है कि अगर हम यहाँ बिल्डिंग से स्टार्ट करेंगे तो बिल्डिंग की हम देख लेंगे कि कोई एडजस्टमेंट है, तो इसको बिल्डिंग को एक ही दफा जहां जहां पे भी इसकी ट्रीटमेंट होनी है हम उसको ओवर करके आगे चलेंगे, तो ये क्वेश्चन बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा फिर। लेकिन अगर आप बिल्डिंग को ट्रेडिंग में अलग देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में अलग देखेंगे, बैलेंस शीट में अलग देखेंगे, तो ये देख लें कितने बैलेंसेस हैं, ये पूरे करते करते आपका ये एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस का टाइम ले जाता है। तो बिल्डिंग है जी, आपका एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड के ऊपर जाएगा। अगर कोई डेप्रिसिएशन है तो इसमें से लेस हो जाएगी और रिमेनिंग वैल्यू एसेट साइड के ऊपर चली जाएगी बैलेंस शीट में। और डेप्रिसिएशन जो होगी, जो वियर एंड टियर वैल्यू है, जो कि नॉर्मली एडजस्टमेंट्स में गिवन होती है, इसमें देख लेते हैं कि क्या गिवन है। डेप्रिसिएट मोटर कार एट 20 एंड फर्नीचर 10%। तो डेप्रिसिएशन बिल्डिंग के ऊपर नहीं है, 2 एसेट्स के ऊपर है, मोटर कार और फर्नीचर पे। तो बिल्डिंग सेम इसी वैल्यू के साथ फिक्स्ड एसेट में चली जाएगी, दैट्स इट, बात खत्म। मोटर कार 12,000 है, तो मोटर कार की कितनी उसने कही है जी आपको 20%, तो 20% इस 12,000 का सॉरी जो कि तकरीबन 2400 बनेगा। ये आपने एक तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड के ऊपर लिखना है क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और बैलेंस शीट में जिस वक्त आप फिक्स्ड एसेट के अंदर मोटर कार की वैल्यू लिखें तो 2400 माइनस करके लिखें। आफ्टर दैट फर्नीचर 1640, तो फर्नीचर की डेप्रिसिएशन है 10%, तो 1640 का 10% 164, तो 164 जस्ट लाइक मोटर कार डेप्रिसिएशन इट विल बी प्लेस्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 164,
and when we will place the value of furniture in the asset side of the balance sheet, we just subtract 164 out of 1640, and remaining value that is called book value will be placed on the asset side of the balance sheet. Sundry debtors is your asset, it will be placed on the asset side of the balance sheet. लेकिन इसमें अगर बैड डेट्स की न्यू प्रोविजन गिवन है, जो कि यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या गिवन है, ये है इंक्रीज बैड डेट रिजर्व बाय 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो राइट ऑफ गिवन नहीं है, तो यहाँ पे फार्मूला मैं हर वीडियो के अंदर इस फार्मूला पे बड़ा फोकस करता हूँ क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो बैड डेट्स यहीं से हम ट्रीट कर लेते हैं जी। 613 बैड डेट्स, ये मैं प्रॉफिट एंड लॉस की ट्रीटमेंट बता रहा हूं आपको। बैड डेट 613, राइट ऑफ इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो हम जीरो उसको कंसिडर करेंगे। न्यू प्रोविजन कितनी कही है जी उसने, बैड डेट बाय 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स का 5% हम 15600 का 5% जो है वो हम लेंगे और ये हम करेंगे ऐड बैड डेट्स में 613 में, और इसकी अगर ओल्ड प्रोविजन अगर गिवन है जो कि ये गिवन है 1320, तो रिमेनिंग बैलेंस ये हम माइनस कर देंगे, यानी कि अब क्या बन जाएगा, बैड डेट्स एड न्यू प्रोविजन एंड लेस ओल्ड प्रोविजन 1320 एंड रिमेनिंग बैलेंस विल बी प्लेस्ड हियर। तो यहाँ पे मैं ट्रीटमेंट भी दिखा देता हूँ आपको। बैड डेट्स 613, एड राइट ऑफ दैट इज 0, एड न्यू प्रोविजन 5% of 15600 that is 780, less old provision 1320 and remaining is 73. ओके, सो बैलेंस शीट के अंदर अब सन्ड्री डेटर्स के साथ क्या होगा। बैलेंस शीट के अंदर इसका फॉर्मूला है जी, सन्ड्री डेटर्स माइनस राइट ऑफ माइनस न्यू प्रोविजन माइनस डिस्काउंट ऑन डेटर्स इफ एनी। इस क्वेश्चन के अंदर ना तो राइट ऑफ गिवन है ना ही डिस्काउंट गिवन है, तो क्या चीज गिवन है जी, सिर्फ न्यू प्रोविजन। और न्यू प्रोविजन जो है वो आपने कितनी कैलकुलेट की, वो आपने कैलकुलेट की जी न्यू प्रोविजन 780। अब बैलेंस शीट के अंदर आप देखें कि बैड सन्ड्री डेटर्स ये आ गए सन्ड्री डेटर्स 15600 लेस राइट ऑफ दैट इज 0, लेस न्यू प्रोविजन 780 एंड रिमेनिंग 14820, दैट्स इट। सन्ड्री डेटर्स का इशू खत्म हो गया। सन्ड्री क्रेडिटर्स नॉर्मली कोई इसके एडजस्टमेंट गिवन नहीं होती, अगर कोई प्रोविजन गिवन है तो उसको माइनस कर दें, और लेकिन इसमें कोई प्रोविजन गिवन नहीं है तो 18852 and it will be placed on the liability side of the balance sheet. Stock is 15040 and that is opening stock, it will be placed here, and closing stock that is given in the adjustment 15550, it will be placed here, and closing stock is also is placed in the asset side of the balance sheet. So closing stock दो दफा ट्रीट होता है, एक ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड के ऊपर और एक ये ट्रीट होता है एसेट साइड में बैलेंस शीट के अंदर। तो यहाँ पे ये देखें कि ये तीनों ट्रीटमेंट्स ओवर हो चुकी हैं और वन बाय वन हम इसको साथ साथ लेके चलते हैं। अच्छा, उसके बाद जी आप देखें कि कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों आपके एसेट हैं और नॉर्मली इसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं होती, ये दोनों आपके बैलेंस शीट के अंदर चले जाएंगे एसेट साइड के अंदर। बिल रिसीवेबल आपका एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड के ऊपर चले जाएंगे, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल आपकी लायबिलिटी है। ये अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये बैलेंस शीट में ये देखें क्लोजिंग स्टॉक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और यहाँ पे बिल रिसीवेबल ये आगे बिल रिसीवेबल 5844 और बिल्स पेएबल लायबिलिटी है ये यहाँ पे आगे 6930। अच्छा, अब आगे हम चलते हैं परचेजेस एंड सेल्स। ट्रेडिंग में परचेजेस डेबिट साइड पे ऊपर आती हैं और ट्रेडिंग में ही सेल्स क्रेडिट साइड के ऊपर आती हैं, लेकिन इनमें देख लें कि अगर कोई रिटर्न्स तो नहीं गिवन, सेल्स रिटर्न्स गिवन है 285, तो सेल रिटर्न 285 विल बी सब्ट्रैक्टेड आउट ऑफ 121850 एंड रिमेनिंग बैलेंस will be placed in the trading account credit side. And similarly in the case of purchases we will see either
returns are given or not. Purchases return are not given, but carriage on purchases. Carriage on purchases is your direct expenditure, so it will be always be added on purchases. If returns are given, we will subtract purchase return out of purchases, but here purchase returns are not given, but carriage on purchase is given, so we will add up in this, and now value of purchase is 86813. ये वो पैसे हैं जो कि आपने परचेज की हैं, जो चीज़ें हैं उनके ऊपर आपने कैरेज पे किया है। तो ये डेफिनेट सी बात है कि जो चीज़ आप ख़रीदते हैं उसके ऊपर जो पैसे आप पे करते हैं उसको फाइनल लोकेशन तक ले जाने में वो भी उसकी कॉस्ट का हिस्सा होते हैं। तो ये लॉजिक है कि यहाँ पे इसमें ऐड होंगे। कैरेज ऑन सेल्स डायरेक्ट एक्सपेंडिचर नहीं है। कैरेज ऑन सेल्स जो है वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, एंड दैट विल बी given in the debit side of the profit and loss account. Carriage on purchase sales 800. So carriage on sales जो है वो indirect expenditure है. Reserve for bad debts already treated. Establishment is your expenditure 2135. Taxes and insurance your expenditure 783. Interest credit means that it is revenue for you. Interest के साथ अगर डेबिट लिखा होता तो ये आपका एक्सपेंडिचर होता, बट इट इज क्रेडिट, सो इट विल बी रेवेन्यू फॉर यू. इट विल बी प्लेस्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. But we will see either any adjustment related to this is given. Salaries rupees 500 and taxes rupees 150 are outstanding. Outstanding expenditure के अंदर हमेशा ऐड होता है, और ये आउटस्टैंडिंग आपके ऊपर लायबिलिटी भी है, तो दो जगह के ऊपर इसकी ट्रीटमेंट होगी. सैलरीज में ये ऐड होंगे और टैक्सेस में भी ये ऐड होंगे. तो टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 783 ऐड 150, 783 एंड 150 in taxes and insurance. 783 add outstanding 150, एंड यहां पे एक और चीज है, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस रुपीज 50. सो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस मीन्स कि इस इंश्योरेंस का अभी तक टाइम पूरा नहीं हुआ, तो ये आपके लिए एसेट हो जाएगा, और ये इसमें से सब्ट्रैक्ट, जैसे आउटस्टैंडिंग ऐड होता है तो अनएक्सपायर्ड या प्रीपेड ये लेस होगा. इट इज एन ऑपोजिट ऑफ आउटस्टैंडिंग. सो ये आपके लिए, जैसे आउटस्टैंडिंग आपके लिए लायबिलिटी बन जाता है, इसी तरह अनएक्सपायर्ड या प्रीपेड आपके लिए एसेट बन जाएगा. तो एक तो ये है कि ये अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 50 यहाँ से लेस हो जाएगा, तो रिमेनिंग वैल्यू 883. दिस 150 इज योर लायबिलिटी एंड दिस 50 इज योर एसेट. So it will be placed on asset side of the balance sheet, and this 150 will be placed on the liability side of the balance sheet. Unexpired insurance 50 is your asset, and taxes outstanding is your liability. 150 will be placed on the liability side of the balance sheet. After that, establishment is your indirect expenditure, will be placed on the debit side of the profit and loss account. Establishment that is given here to 135. After that, interest credit 340. Interest, is there any adjustment related to interest? Yes, interest accrued on investment. It means that you will have to receive this 120 as an interest in coming dates, so it is an asset for you. So accrued interest, it once it will be added to interest, and this is an asset for you also, so it will be added into interest 340. Add accrued 120 and for 60, and this 120 is also an asset for you, so accrued interest here investment 8922, and this accrued interest 120 will be added to investment, or you can just write directly here and investment 8922 directly here, but it is better way to just add up this accrued interest into investment 8922. So what next?
Audit fee, general charges, traveling expenses, these three are your indirect expenditure. Audit fee, general charges, traveling expenses. Audit fee is given here 400, general charges 3950, and traveling expenses there is no adjustment related to these three, so these are directly placed here into profit and loss account debit side. After that, discount debit. As you are seeing here that credit is placed in front of interest, so it means that is revenue for you. So similarly, debit is placed in front of discount, so it means it is an expense for you. So favorable balance, because favorable balance of expenditure is always be debited. So discount debit is an expense for you, it is indirect expense, इसका मैन्युफैक्चरिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. तो 620 आपका डेबिट साइड के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस में ये प्लेस होगा, डिस्काउंट डेबिट 620. इन्वेस्टमेंट आपका एसेट है, सिज रिटर्न हम ऑलरेडी ट्रीट कर चुके हैं. इन्वेस्टमेंट आपका एसेट है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बैलेंस शीट में ये इन्वेस्टमेंट जो है ये आपकी प्लेस हो चुकी है 8922. तो यहां पे सारी चीजें पूरी हो चुकी हैं. जस्ट एडजस्टमेंट्स में हम देख लेते हैं. स्टॉक ट्रीट हो चुका है, डेप्रिसिएशन ट्रीट हो चुकी है, बैड डेट्स का मसला हल हो चुका है, सैलरीज ₹500 एंड टैक्सेस ₹150 आर आउटस्टैंडिंग. एक चीज यहाँ पे कि सैलरीज यहाँ पे गिवन नहीं है. अगर आप गौर करें तो सैलरीज यहाँ पे गिवन नहीं है. अगर सैलरीज गिवन होती तो हम यहाँ पे ये आउटस्टैंडिंग सैलरीज 500 उसमें ऐड कर देते और ये आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में भी ज़ाहिर है जाती, जैसे टैक्सेस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में गए हैं. तो अगर ऐसा कभी हो तो एक तो ये है कि आपने सैलरीज आउटस्टैंडिंग आपने लिखनी है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे, और ये सिंपली प्लेस हो जाएंगी लायबिलिटी साइड पे. ट्रीटमेंट वही है कि ये लायबिलिटी साइड में भी आपकी सैलरीज आउटस्टैंडिंग 500 प्लेस हो जाएंगी. और बाकी अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस ट्रीट हो चुकी है, इंटरेस्ट एक्रूड ट्रीट हो चुका है. रेंट ड्यू फॉर द पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग लेट, आपने बिल्डिंग रेंट के ऊपर दी है. यू गेव द बिल्डिंग ऑन रेंट एंड दिस 150 रेंट ड्यू इज रेवेन्यू फॉर यू. और ये आपने you will have to receive this 150. So this is an indirect revenue for you. So accrued rent for building let is 150 and you just did not receive this rent yet. So this 150 is also an asset for you. तो ये आपके asset side के ऊपर भी जाएगा. ये हम इधर accrued rent for the building let 150. So bill receivable for ₹500 was discounted in December 2008 but was not due till January. It is irrelevant. So only these 7 treatments are treated here in the question. So at the end your balance sheet is 142054. 142054. This balance sheet is now balanced. So just take practice of these questions. So thank you very much. Soon I will come with the next paper question. So till then, stay safe, stay blessed, take care of yourself and the persons around you. Thank you.